जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। सो प्लीज पूरी कहानी को पढ़े, आपको जरूर पसंद आएगी। ये कैसा अपना घर था जहाँ कोई अपना ना था। जीवन में जब कोई अपना साथ छोड़ दे उससे बढ़कर कोई दर्द नहीं। इस बुढ़ापे में आशीष जी भी सबके रहते एकदम नितांत अकेले रह गए थे। पत्नी सुधा के देहांत के बाद से बेटे बहू ने एकदम सुध लेनी बंद कर दी थी और अब 4 दिन से बीमार थे, जैसे तैसे दवाई पर काम चला रहे थे। बेटा टूर पर गया था और रविवार होने की वजह से बहू और नन्हा पोता देर तक सो रहे थे। सुबह से कई बार चाय को आवाज लगा चुके थे पर कोई नहीं आया, तो किसी तरह कमजोर शरीर को घसीटते हुए रसोई घर तक गए और चीनी चाय पत्ती एक साथ ही डाल दिया। दूध शायद बहू लाना या मंगवाना शायद भूल गई थी, इसलिए काली चाय ही लेकर बिस्तर पर बैठ गए। चाय की पहली कड़वी घूंट के साथ ही मन भी कड़वाहट से भर गया। पत्नी सुधा की याद बड़ी जोर से आई। कितनी अच्छी चाय बनाती थी वो। 4 साल पहले ही कैंसर से उनका देहांत हो गया था। तब से एकदम अकेले होकर रह गए थे। बेटी अमेरिका में रहती थी। 4 साल में सिर्फ 2 बार आ पाई थी। बीच बीच में फोन पर हाल चाल पूछ लेती थी और एकलौता बेटा जैसे साथ रहकर भी साथ नहीं था। रोज 2-1 बार हाल चाल पूछ जाता, दवाई वगैरह लाकर रख जाता। इतने से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता था। अब जीवन संध्या में आशीष जी को जीवनसाथी की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। आज तो हद हो गई, बुखार होने के बावजूद दिन के लगभग 10 बजने को आए और ऊपर से कोई चाय भी पूछने नहीं आया। अपनी बेबसी पर लगभग रो पड़े आशीष जी की तभी मोबाइल बज उठा। देखा तो रानी जी का फोन था। पिछले 2 सालों से सुबह की सैर करते वक्त रानी जी से मुलाकात हुई थी। हंसमुख और सुलझी हुई महिला थी। अपने वैधव्य का रोना ना रोकर जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की इच्छा रखती थी और अपने अनंत कष्टों के बीच भी यूं मुस्कुराती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आशीष जी उनसे बहुत प्रभावित थे। रानी जी ने फोन पर उनके ना आने की वजह पूछी, फिर वो बीमार है जानकर बहुत चिंतित हो गईं। कहने लगी कि अभी आती हूँ, पर आशीष जी ने ये कहकर मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे और बहू ताने देगी सो अलग की। इस उम्र में भी बाबूजी महिला मित्र रखते हैं। आशीष जी को हमेशा से समाज का बड़ा डर रहता था। पत्नी सुधा से भी कई बार इस बात को लेकर बहस हो जाती थी कि इतने पैसे खर्च करके इस रिहायशी इलाके में घर लेने की क्या आवश्यकता थी। ये कैसा अपना घर था जहां कोई अपना ना था। बहरहाल उस वक्त तो उन्होंने रानी जी को घर आने से मना कर दिया, पर बाद में रानी जी की बातों को देर तक याद कर अपनेपन के एहसास से खुश होते रहे। आज बुखार को 7वां दिन था। आशीष जी बेहतर महसूस कर रहे थे। बेटा रोहन भी टूर से वापस आ चुका था। सुबह सुबह हाल चाल पूछने को जब रानी जी का फोन आया तब पता नहीं उन्हें कहां से जोश आ गया कि उन्होंने कह दिया कि वो आज सुबह की सैर को आ रहे हैं, सो रानी इंतजार करे। पता नहीं उनकी आवाज में कैसा अधिकार भाव था कि रानी जी एक पल को तो शर्मा गई, फिर अपनेपन के एहसास से भीग गईं। खुद आशीष जी को जैसे अपनी आवाज पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने आज रानी जी से उस लहजे में बात की थी जिस लहजे में अपनी प्यारी पत्नी सुधा से किया करते थे। कदाचित इस बीमारी में अकेलेपन का एहसास उन्हें बुरी तरह कचोट गया था। रानी जी से बात करने के बाद वो जैसे एक निश्चय करके उठे। रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद थे रानी जी को, सुधा को भी बहुत पसंद थे, इसलिए उसके जाने के बाद आशीष जी उस तरफ की खिड़की ही नहीं खोलते थे जिस तरफ रजनीगंधा का पेड़ था। पर आज बात कुछ और थी। सुबह की सैर को निकलते हुए आशीष जी रजनीगंधा का फूल नहीं भूले। इन 2 सालों में रानी से रोज मिलकर बात करके वो एक जुड़ाव सा महसूस करने लगे थे। पत्नी के जाने के 4 साल होने को आए थे, पर ऐसा लगाव उन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं किया था जितना वो रानी जी से अपनापन महसूस करने लगे थे। उधर रानी के पति को गए हुए लगभग 7 साल हो गए थे। तब से अकेले वैधव्य काट रही थी। बेटा कोई था नहीं, ले देकर अपनी एकलौती बेटी के घर रह रही थी और अब आशीष जी के साथ वह भी एक खिंचाव सा, एक लगाव सा महसूस करने लगी थी। आज वो भी अपने दिल की बात आशीष जी से कहने वाली थी और आज आशीष जी भी ठान चुके थे कि आज वो किसी भी तरह रानी से अपने मन की बात कह देंगे। अब कोई रोके तो भी नहीं रुकेंगे। बेटे बहू के रहते भी जो अकेलापन वो झेल रहे थे उससे कोई और वाकिफ हो ना हो रानी जी जरूर अवगत थी। उनकी बेटी दामाद भी व्यस्त रहते और उनको ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, बस सबकी नज़र उनकी संपत्ति पर है। आज रानी बहुत बेसब्री से आशीष जी का इंतजार कर रही थी। इधर आशीष जी जब पाक पहुंचे तो देखा रानी जी पहले से आई हुई थी। आज वो रानी को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहे थे। दिल यूं जोर जोर से धड़क रहा था जैसे पहली बार किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हों। सोचा पहले कुछ भूमिका बांध ले फिर बात छेड़ेंगे, पर रानी पहले ही बोल पड़ी, मैंने आपको बहुत मिस किया।
इतना सुनना था कि आशीष जी ने भावुक होकर रानी का हाथ पकड़ लिया। बाद में उनकी शादी में दोनों ही तरफ से तमाम अड़चनें आईं। रानी जी की बेटी ने भी अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया था। वो इसलिए परेशान थी कि अब उसके बच्चों की मुफ्त में देखभाल कौन करेगा, और माँ के गहनों पर भी उसकी नज़र थी। इधर आशीष जी के बेटा बहू ने भी जमकर विरोध किया था। वो तो अच्छा था कि उनकी बेटी ने पूरा साथ दिया था। खैर, दोनों उम्र के इस पड़ाव पर जीवन साथी पाकर बहुत खुश थे। उस रात फिर रजनीगंधा के फूलों की खुशबू खिड़की से आ रही थी, पर आज आशीष जी ने खींचकर खिड़की बंद नहीं की, बल्कि देर तक रानी का हाथ पकड़कर बैठे रहे। निहारते रहे चांद को, महसूस करते रहे चांदनी को, और निहारते रहे वैधव्य के लिबास में। उन्होंने रानी के चेहरे पर कभी ऐसी लालिमा तो देखी ही नहीं थी, एक खुशी की लहर जो आज आशीष जी और रानी दोनों महसूस कर रहे थे। भले ही इस सुहागरात में दो जवां शरीर का मिलन ना हुआ हो, दो प्यार भरे दिल अवश्य मिल रहे थे। सुबह सुबह चाय की खुशबू से आशीष जी की नींद खुली। आज देखा उन्होंने गौर से रानी को। सिंदूर लगा माथा, आलता लगे पैर और आंखों में प्यार का अथाह सागर। सिंदूर का रंग प्रेम और समर्पण से और भी गहरा हो जाता है, ये आज ही उन्होंने जाना था। समर्पण तो हृदय का हृदय से होता है, शरीर तो एक भूमिका मात्र निभाता है। जब रानी चाय लेकर पास आई तो किसी नए उतावले प्रेमी की तरह उन्होंने गहरा गुलाबी रंग उसके गालों पर मल दिया। बदले में रागिनी ने भी शरारत करते हुए अपने होली के रंग से रंगे गाल उनके गाल से मल दिया। उसकी इस हरकत पर आशीष जी भी नटखट हो गए। इन्हें देखकर कौन कह सकता था कि अब इनकी उम्र हो गई। प्यार इंसान को सदा जवां जो बनाए रखता है। ये थी एक नटखट होली। आज रानी को अपने वैधव्य के दिनों की कोई याद नहीं थी। वो जब भी आशीष जी से कृतज्ञ होकर कहते, आपने मुझे सधवा बना दिया, तो वो हंसकर कहते, हम दोनों सधवा बन गए। सच में प्यार किसी भी उम्र में क्यों ना हो, इंसान को जीना जरूर सिखा देता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।